नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो नृत्य से संबंधित सामान्य परिचय है दोस्तों, उसकी बात कर ली थी। हमने देखा कि जो नृत्य की शुरुआत मानी गई है, ये भरत मुनि के द्वारा लिखे हुए भरतनाट्यम ग्रंथ से मानी गई थी। ठीक है। उसके बाद में हमने नृत्य के प्रकारों की बात की, जिसके अंतर्गत एक तो शास्त्रीय नृत्य है, एक लोक नृत्य है, स्थानीय नृत्य है। अलग अलग प्रकार के नृत्यों की हमने चर्चाएं कर ली थी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य बताए गए थे, जिनके अंतर्गत सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी हम बात कर रहे थे भरतनाट्यम, जो मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहलाता है। वहीं पर सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य था दोस्तों, ये आता है सत्रिया, जो कि असम से संबंधित था। ठीक है। इन सभी नृत्यों की जो सामान्य सामान्य विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के साथ में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, इस भरतनाट्यम नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, यहां आप ध्यान दें कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य की बात करें तो ये लास्य पहलू पर आधारित है। हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें 2 प्रकार के विधान हैं। एक तांडव शास्त्रीय नृत्य है, जिसके अंतर्गत नर्तक के द्वारा गति लय का मिश्रण पाया जाता है। ठीक। जबकि दूसरा जो है ये लास्य शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भाव, अनुग्रह और कोमलता का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भरतनाट्यम है, इसे हम लास्य पहलू पर आधारित नृत्य कह सकते हैं। और इसे दोस्तों सादीर नृत्य भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो इसे थेवरटम नृत्य भी कहते हैं। ठीक। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई किस शास्त्रीय नृत्य को सादीर नृत्य भी कहते हैं। तो सादीर नृत्य से संबोधन जो मिला हुआ है, वो भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, इस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में, दक्षिण भारत के जो हिंदू मंदिर है वहां से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी गई है दोस्तों। और हिंदू मंदिरों में इस नृत्य को महिलाओं के द्वारा, देवदासियों के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और मुख्यतः अगर हम बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत जो है, इस दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, इस तमिलनाडु राज्य में तंजौर जिले में, तमिलनाडु के तंजौर जिले में जो हिंदू मंदिर है, वहां पर देवदासियों के द्वारा इस नृत्य की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में दोस्तों, अगर हम इसकी विशेष बात की बात करते हैं कि भी मुख्य विशेषता क्या है, तो यह नृत्य जो है मुख्यतः महिलाओं के द्वारा, यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। ये इस नृत्य की सबसे प्रमुख विशेष बात आ जाती है। उसके बाद में देखें दोस्तों, तो जो नृत्य का विकास है, इस नृत्य के विकास में लगभग 20वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, तो 20वीं सदी के अंतर्गत ई कृष्ण अय्यर, एक तो आ जाते हैं दोस्तों ई कृष्ण अय्यर, और एक आती है रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है दोस्तों, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनको 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम के विकास का जो मुख्य कलाकार हैं, वो माना जाता है कि 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम का विकास किन कलाकारों के योगदान से माना गया है, तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल। आपको बताएं, यहाँ पर जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, इन्हें आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। ये दोस्तों आधुनिक
आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, आधुनिक भरतनाट्यम की जननी किसे कहते हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ये जो पूरा का पूरा हम भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य देख रहे हैं, इसे अन्य शास्त्रीय नृत्यों का जनक कहा जाता है। अन्य शास्त्रीय जो नृत्य हैं, अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी किस नृत्य को कहते हैं? तो अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जो जननी है ये कहा जाता है भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी हो गया, जबकि रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करते हैं तो इसे आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इस नृत्य की और क्या विशेषताएं हैं। तो इस नृत्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर नर्तक के द्वारा शारीरिक गतिशीलता, भावपूर्ण प्रदर्शन और चेहरे की विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो काम में ली जाती हैं। यानी ये नाटकीय भावात्मक अभिव्यक्ति का एक विशेष नृत्य है। ठीक है, और भरतनाट्यम में दोस्तों नृत्य की जो लगभग 7 शैलियां हैं, 7 शैलियों को काम में लिया गया है। जैसे एक तो आती है मेलत्तूर शैली, एक आ जाती है पंडानल्लूर शैली, एक आती है तंजौर शैली, मैसूर शैली। तो ये अलग अलग प्रकार से 7 शैलियां हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कलामंडलम शैली का संबंध किस नृत्य से है, या फिर तंजौर शैली का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये जो नृत्य है जिसे हमने अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा है दोस्तों, इस नृत्य की शुरुआत हुई है मंदिरों से। तो इस नृत्य को मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहते हैं। हम इसे मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कह सकते हैं। मंदिरों को समर्पित जो नृत्य है ये किसे कहा जाता है? तो भरतनाट्यम को मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य इसे कहा है, अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी इसे कहा है, इसे थेवरटम नृत्य भी कहा गया है। तो इस नृत्य शैली के प्रमुख जो कलाकार हैं दोस्तों, ये कलाकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो बात करें कि यहाँ जो इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। एक तो आता है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, प्रमुख जो नर्तिका है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। दूसरे आते हैं दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल, और रुक्मणी देवी अरुंडेल को ही हमने आधुनिक जो भरतनाट्यम की जननी है उनसे संबोधन दिया था। उसके बाद में आती है दोस्तों सरोजा वैद्यनाथ, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई। एक प्रमुख नाम है मृणालिनी साराभाई का, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं, इन सामाजिक मुद्दों को नृत्य के साथ में जोड़ा। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं दोस्तों, इन सामाजिक मुद्दों को नृत्य के साथ में जोड़ने का जो कार्य किया है वो कार्य किया है मृणालिनी साराभाई ने। उसके बाद में लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम और जानकी रंगराजन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सामान्य हमने परिचय लिया है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का, जो भारत का सबसे प्राचीन कहा जाता है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है ये नृत्य शुरू हुआ था, तो ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। तो दोस्तों इस कड़ी में अब हम बात करते हैं कि जो भारत का शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इस शास्त्रीय नृत्य में जो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है ये आता है कथक। दोस्तों भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, इन 8 नृत्य शैलियों के अंतर्गत एक विशेष नृत्य आता है जिसे हम कहते हैं कथक। और कथक जो नृत्य है ये कथक नृत्य उत्तर प्रदेश मूल का नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश मूल का नृत्य है। और कथक शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो यह संस्कृत के कथाकार शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यानी इस नृत्य शैली में नर्तक द्वारा कथा कहने की जो परंपरा है, इस कथा कहने की परंपरा को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है।
वहीं अगर हम बात करें तो नर्तक इस नृत्य शैली के अंतर्गत हाव भाव और संगीत के माध्यम से जो हिंदू पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं, इन कथाओं और कहानियों का प्रदर्शन करता है दोस्तों। ये भी माना जाता है कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है वो लगभग 400 ईसा पूर्व जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो उत्तर भारत के गांवों में इस नृत्य की उत्पत्ति मानी गई है। विशेष रूप में अगर हम मनोरंजन के उद्देश्य से किए जाने वाले इस नृत्य की बात करें तो इसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की झलक जो है वो दिखाई देती है। इस नृत्य के अंतर्गत नर्तक के द्वारा जो नृत्य और भाव का मिश्रण है, इस नृत्य और भाव के मिश्रण में पांव की विशेष जो हरकतें हैं वो हरकतें भी देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि जो कथक नृत्य है ये उत्तर भारत का मूल मनोहर नृत्य है। उत्तर भारत का मूल मनोहर नृत्य है जिसे नटवारी नृत्य भी कहा जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भी किस नृत्य को नटवारी नृत्य कहा जाता है, तो कथक नृत्य को हम नटवारी नृत्य भी कह सकते हैं। इसके बाद में देखें तो जो कथक शब्द है, इस कथक शब्द के अर्थ की हम बात कर रहे थे। इसका अर्थ होता है दोस्तों कहानी, यानी कहानी का जो प्रदर्शन है वो नृत्य के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार का किया जाने वाला जो नृत्य है उसे हम कथक नृत्य कह देते हैं। वहीं अगर इस नृत्य के विकास की बात करें तो मुस्लिम शासकों के युग में इस नृत्य का विकास अधिक हुआ, वहीं इसे दरबारी नृत्य की संज्ञा भी दी गई। तो दो उपनाम आ गए, एक तो नटवारी नृत्य की हम बात कर रहे हैं, एक दरबार नृत्य की भी हम बात कर देते हैं दोस्तों। वहां अगर नृत्य की विशेषताओं की बात करें तो इस नृत्य के अंतर्गत जो नर्तक है, नर्तक के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के जो नर्तक हैं वो इस नृत्य को कर सकते हैं। तो नर्तक के द्वारा भारी घुंघरू, छोटे छोटे जो घंटियां लगे हुए घुंघरू हैं दोस्तों, उन घुंघरू लगे हुए या घंटी लगे हुए घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह का जो काल है वो कथक नृत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। कथक नृत्य का जो स्वर्ण काल है वो नवाब वाजिद अली शाह का काल माना जाता है। और वहीं अगर इस नृत्य की मूल विषय वस्तु की हम बात करते हैं कि जो कथक नृत्य है वो किस प्रसंग के अंतर्गत किया जाता था, तो कथक जो नृत्य है उसके वर्तमान में भी अगर हम प्रसंग की बात करते हैं तो ये प्रसंग आते हैं दोस्तों, एक तो रामायण, महाभारत और कृष्ण की लीलाएं। वहीं साथ में देखें तो जो ब्रज की रास लीलाएं हैं दोस्तों, इन रास लीलाओं पर आधारित भी हमें नृत्य शैली देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो इसकी सामान्य विशेषताएं हो गई। इनके अतिरिक्त अगर हम देखें तो नाट्य शास्त्र की लगभग 24 मुद्राओं का, अभिनय दर्पण की लगभग 28 मुद्राओं का समावेश इस कथक नृत्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर इस नृत्य के प्रमुख घरानों की बात करते हैं कि इस नृत्य का सर्वाधिक विकास जो है उत्तर भारत के किन घरानों से होता है, तो यहाँ एक तो आता है जयपुर घराना। और जयपुर घराने के अंतर्गत जो कथक नृत्य की शैली विकसित हुई, इस शैली के अंतर्गत पैरों की हरकतों पर जोर दिया गया है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि कथक नृत्य के अंतर्गत पांव की जो हरकतें हैं, इन पांव की हरकतों के साथ साथ शरीर की गतिशीलता पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार का एक मिश्रण हमें नृत्य में देखने को मिलता है। तो जो पांव की हरकतें हैं वो जयपुर घराने की विशेषता रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों अन्य घरानों के अंतर्गत लखनऊ, रायगढ़, बनारस और वाराणसी, यहाँ बनारस और लखनऊ राजघरानों की अगर हम बात करते हैं तो हाथ की हरकतें और चेहरे के जो भाव हैं, हाथ की हरकतें और चेहरे के जो भाव हैं, इन भावों का भी मिश्रण देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि भाई कथक जो नृत्य है, इस कथक नृत्य के अंतर्गत कुछ वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे बांसुरी है दोस्तों, हारमोनियम है, घुंघरू है, संतूर है, पखावज है, सरोद है, सितार और तबला, ईटीसी प्रकार के विभिन्न जो वाद्य यंत्र हैं वो वाद्य यंत्र कथक शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं।
अब बात आती है कि जो कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य के प्रमुख प्रमुख कलाकार कौन से हैं दोस्तों? तो प्रमुख प्रमुख अगर हम कलाकारों की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कलाकार आते हैं पंडित बिरजू महाराज। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से प्रसिद्ध जो कथक नृत्य हैं, इसके प्रमुख कलाकार आ जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज। देखो सभी के आगे महाराज लगे हुए हैं, तो हम पकड़ सकते हैं कि इस प्रकार के जो नाम है वो हमें कथक शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए, लच्छू महाराज, भानुजी, सितारा देवी, शोभना नारायण, दयमंती जोशी, सितारा देवी, मालविका सरकार, इस प्रकार के जो नाम हैं वो नर्तकों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आगे हम बात करें, एक तो आता है बनारस घराने से जो प्रसिद्ध नाम आया दोस्तों, ये आता है जानकी प्रसाद। बनारस घराने से कौन सा नाम आ जाता है? ये आता है जानकी प्रसाद। वहीं पर अगर हम लखनऊ घराने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध नाम है वो आता है ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। और इसके बाद अगर रायगढ़ घराने की बात करते हैं तो यहाँ से आ जाता है राजा चक्रधर सिंह, जिनका संबंध रहा है कथक शास्त्रीय नृत्य से, और ये रायगढ़ राजघराने से संबंध रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कथक नृत्य से संबंधित जो भी कंटेंट था दोस्तों वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको फैलाइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने इस ग्रुप को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। और कंपटीशन का मजा तभी आएगा जब पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी अपने अपने ओपिनियन एक दूसरे के सामने रखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए चैनल के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्लासिकल डांस है उसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है। कल हमने बात की थी कि भी जो कांसे की थाली में खड़े होकर नृत्य किया जाता है वो किस नृत्य विधा की विशेषता है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि यहाँ पर ये जो नृत्य है वो आता है कुचिपुड़ी। अब हम आज का एक नया सवाल आपके सामने रखते हैं कि सुंदर सफेद अलंकृत साड़ी का प्रयोग, सुंदर सफेद अलंकृत साड़ी का जो प्रयोग है वो किस शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नर्तिका के द्वारा किया जाता है? कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।